वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं करने सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है रॉ नेल बाइटिंग अंडरकवर ऑपरेशन फ्रॉम दुबई टू दिल्ली। बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा पहले वो जरूर देख लेना, तभी आपको स्टोरी में क्या हो रहा है समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एजेंट प्रकाश से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही सीआईए पराचा को उठा लेती है। इसके बाद 11 अगस्त 2003 के दिन सीआईए और थाई पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में हम्बाली को बैंकॉक के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाईलैंड से हम्बाली को पहले मोरक्को और फिर रोमानिया में बनी सीआईए की एक ब्लैक साइट पर लाया जाता है और फिर 2004 में उसे हमेशा हमेशा के लिए ग्वांतानामो बे भेज दिया जाता है। जेल। अच्छा 14 साल पहले दुबई के अरेबियन टी हाउस में हुई इस मीटिंग के बाद एजेंट सिग्नोर और एजेंट प्रकाश एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और इन दोनों की ये दोस्ती आज भी कायम थी। इस दौरान इन दोनों ने अनेकों एंटी टेरर ऑपरेशंस में एक दूसरे की कई बार मदद की थी। इस समय सिग्नोर सीआईए हेडक्वार्टर्स में एक सीनियर पोस्ट पर काम कर रहे थे। एजेंट प्रकाश उन्हें कॉल लगा दुनिया भर से अफगानिस्तान के साथ की जाने वाली बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल मांग लेते हैं। सिग्नोर एजेंट प्रकाश की मदद करने को तैयार हो तो जाते हैं, लेकिन इस मदद के बदले एक शर्त भी रख देते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद सिग्नोर एजेंट प्रकाश को ये सारी ट्रांजैक्शंस भेज देते हैं और वो तुरंत इनको एनालाइज करने में लग जाते हैं। उधर एसआई राणा और एजेंट त्रिखा दिल्ली एनसीआर में स्थित उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट बना चुके थे जिनमें पिछले 2 सालों के दौरान अफगान छात्रों को एडमिशन दिया गया था। कॉलेजेस से मिली जानकारी के आधार पर एजेंट त्रिखा ऐसे छात्रों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देते हैं जिनकी फाइल में उन्हें कुछ भी अटपटा लग रहा था। जैसे कि कोई ऐसा छात्र जो अफगानिस्तान के किसी ऐसे इलाके से आया हो जहाँ अफगान सरकार का कम और तालिबान का ज्यादा प्रभुत्व था, या फिर एक गरीब परिवार से आया ऐसा छात्र जो बिना स्कॉलरशिप के पढ़ रहा हो। उसका तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो तो कुछ दूसरे काम करता है। उसको फंड होके आया होगा। सीआईए से मिले डेटा को एनालाइज करते एजेंट प्रकाश को 3 हफ्ते हो चले थे कि एक दिन उनकी नजर इस डेटा में मौजूद एक ऑनलाइन ट्रांसफर के ऊपर पड़ती है। इस ट्रांजैक्शन के अनुसार दुबई की एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी से अफगानिस्तान के एक अत्यंत दुर्लभ इलाके में पूरे $50,000 भेजे गए थे। एजेंट प्रकाश तुरंत इस ट्रांजैक्शन को वेरी क्रिटिकल फ्लैग कर ऑफिसर कृष्णन को फॉरवर्ड कर देते हैं और जब कृष्णन दुबई में एक्टिव अपने एसेट्स को इस कंपनी की कुंडली निकालने को कहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक शेल कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो केवल पेपर्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, वास्तव में नहीं। अब कृष्णन दुबई में एक्टिव अपने एक सबसे पुराने एसेट को इस कंपनी को ट्रैक करने का आदेश दे देते हैं। R&AW के इस एसेट का कोड नेम था जुल्फी। जुल्फी एक पाकिस्तानी पश्तून था जो पिछले 12 सालों से दुबई में कबूतरबाजी का काम कर रहा था। मतलब ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को दुबई लाने का काम करता था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। जुल्फी जल्द ही उस कंपनी से जुड़े सभी लोगों का पता लगा लेता है। गुलफाक ट्रेडिंग नामक इस कंपनी को पाकिस्तानी मूल के 4 लोग चला रहे थे और ये कंपनी इन्हीं में से एक समी बुखारी नामक एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बुखारी पहले अलकायदा और अब आईएस के लिए साउथ एशिया के देशों में पैसे पहुंचाने का काम कर रहा था। इसके अलावा वो दुबई में पाकिस्तानी और भारतीय मूल के मुसलमानों के लिए एक मदरसा भी चलाया करता था और धर्म परिवर्तन से जुड़े कामों में भी काफी ज्यादा सक्रिय था। केवल कुछ ही दिनों की सर्वेलेंस में जुल्फी को पता चलता है कि बुखारी नामक इस पाकिस्तानी को प्रोस्टेट कैंसर है और ये बात 2-4 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। असल में बुखारी को लग रहा था कि यदि दुनिया को ये बात पता चली कि उसके पिछवाड़े में कैंसर है तो उसका समाज में काफी मजाक बनेगा और वो अल्लाह के नेक काम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बुखारी को दिन रात परछाई की तरह टेल कर रहा जुल्फी जल्दी उस हॉस्पिटल की एक नर्स को शीशे में उतार लेता है जहां उसका इलाज चल रहा था। अपर्णा नाम की नर्स कोई 5 साल पहले केरल से दुबई आई थी और अब तक कुंवारी थी। इधर जुल्फी पूरे जी जान से अपर्णा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था कि उधर दिल्ली में एक दिन ऑफिसर कृष्णन को इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक इनपुट मिलता है।
इनपुट जिसके अनुसार नई दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की संभावना जताई गई थी। आईबी से मिली इस इंटेलिजेंस के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्कल्स में एक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक विस्फोटक की खरीद फरोख्त की गई थी। दुर्भाग्यवश आईबी के पास केवल इतनी ही जानकारी थी। ये इनपुट मिलते ही ऑफिसर कृष्णन के ऊपर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। वो जानते थे कि अगर ये इंटेलिजेंस सही है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अफगानिस्तान के उस आतंकी छात्र के हाथों में विस्फोटक पहुंच चुका था। विस्फोटक जिसका इस्तेमाल कर वो देश की राजधानी में कहर बरपा सकता था। वहां दुबई में अपर्णा अब हफ्ते में कभी 3 तो कभी 4 दिन जुल्फी के साथ ही गुजार रही थी। जुल्फी को भी लगने लगा था कि अब अपर्णा उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगी है और इसीलिए एक दिन मौका देख वो उससे कहता है, अपर्णा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। ज्यादातर हंसी मजाक करने वाले जुल्फी को आज इतना ज्यादा गंभीर देख अपर्णा कई बार पूछती है तो जुल्फी आगे कहता है, एक्चुअली मेरी जान खतरे में है और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो अपर्णा। जुल्फी की ये बात सुनिए मलयाली नर्स बहुत बुरी तरह घबरा जाती है तो उसे शांत करते हुए जुल्फी समझाता है, देखो अपर्णा प्लीज डरो मत, आई प्रॉमिस कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरी ये बात ध्यान से सुनो। अपर्णा और जुल्फी के बीच हुई इस तनावपूर्ण बातचीत के 8 दिन बाद समी बुखारी को अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना था और इससे 3 दिन पहले अपर्णा अपनी ड्यूटी उसी डॉक्टर के साथ लगवा लेती है जो बुखारी का इलाज कर रहा था। सुबह के लगभग 11 बजे पठानी सूट के ऊपर एक कोट पहने बुखारी अपने एक बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर के ऑफिस में जाकर बैठ जाता है जहां अपर्णा पहले से ही मौजूद थी। प्लीज आप ये जैकेट उतार के लेट जाइए, आपका बीपी वगैरह चेक करना है। बुखारी से कहने के बाद अपर्णा बेड के पास लगा पर्दा खींचती है और फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहती है, आप कौन, इनके रिलेटिव हैं? नहीं सिस्टर मैं तो इनका ड्राइवर हूँ। तो फिर अंदर क्या कर रहे हैं? चलिए बाहर वेट कीजिए, चाहिए बाहर। अपर्णा से डांट खा वो बॉडीगार्ड चुपचाप बाहर चला जाता है और बेड पर लेटने के लिए बुखारी अपने जूते और कोट उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी कमरे में आ जाता है और बुखारी के पिछवाड़े में अपनी उंगली डाल उसका चेकअप करना शुरू कर देता है। बुखारी दर्द के मारे जोर जोर से कराहने लगता है और इसी दौरान अपर्णा बुखारी के कोट से उसका मोबाइल फोन निकाल लेती है। चेकअप पूरा होने के बाद बुखारी और डॉक्टर के बीच काफी देर बातचीत होती है और दोपहर का 1 बजते बजते वो वापस अपना कोट पहन हॉस्पिटल से निकल जाता है। बुखारी के जाते ही अपर्णा भी लंच के बहाने हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और जुल्फी के साथ एक गाड़ी में बैठ वहां से गायब हो जाती है। खुली कैसे? असल में उस रात जुल्फी ने अपर्णा को ये बताया था कि एक बड़े कर्जे के चलते कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन उसकी जान बख्शने के बदले उन्होंने उससे बुखारी का फोन चुरा उन तक पहुंचाने की धमकी दी है। लेकिन जुल्फी जानता था कि ये सच बिल्कुल नहीं है। वो ये भी जानता था कि कुछ ही घंटों के भीतर बुखारी के आदमी अपर्णा तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो अपर्णा को सब कुछ सच सच बताते हुए उससे माफी मांगता है और उसके हाथों में 5 लाख रुपए का कैशियर्स चेक और इंडिया का एक फ्लाइट टिकट थमा देता है। पूरी तरह सदमे में आ चुकी अपर्णा पहले तो काफी देर कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन फिर अचानक जोर जोर से रोते हुए जुल्फी के ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देती है। अपर्णा को शांत करने की कोशिश में पहले तो जुल्फी उसके हाथ पकड़ उसे कस के गले लगाता है और फिर कई बार माफी मांगने के बाद उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी अपर्णा, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। प्लीज जल्दी एयरपोर्ट जाने की तैयारी करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम इंडिया के जिस हॉस्पिटल में चाहोगी तुम्हें वहां नौकरी मिल जाएगी। तो सच्चा प्यार किया था ना उसकी वजह से। किसी तरह जुल्फी अपर्णा को एयरपोर्ट लेकर जाता है और उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने के कई घंटे बाद भी वहां से नहीं हिलता। जब उसे विश्वास हो जाता है कि वाकई अपर्णा फ्लाइट में इंडिया के लिए निकल चुकी है तो वो टैक्सी में बैठ R&AW के एक सेफ हाउस के लिए निकल जाता है। को भी डेंजर है, मतलब तभी सेफ हाउस में उनको सब पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व था। वुल्फ साहब एंटर कौन है? वुल्फ
अगले ही दिन इस फोन को हाई प्रायोरिटी डिप्लोमेटिक मेल द्वारा नई दिल्ली भिजवा दिया जाता है, जहां RNDW की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज यानी कि ETS के एनालिस्ट इसे क्रैक करने में लग जाते हैं। कुछ ही घंटों के भीतर बुखारी के फोन को क्रैक कर लिया जाता है और इसके अंदर मिला डेटा RNDW के लिए इंटेलिजेंस नहीं बल्कि सोने की खान साबित होता है। इस फोन पर होने वाली चैट और मैसेजेस से पता चलता है कि IS का वो आतंकी जो NCR के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, असल में कांधार से 150 किलोमीटर दूर तख्तकाले नामक एक छोटे से गांव का रहने वाला है। केवल 11 साल की आयु में वो अलकायदा में भर्ती हो गया था और अभी 2 साल पहले ही IS में शामिल हुआ था। बुखारी के फोन से RNDW को इस लड़के का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन कई सारे मोबाइल नंबर जरूर मिलते हैं जो इस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में एक्टिव थे। अब एजेंट त्रिखा और SI राणा अपनी फाइल्स में ऐसे अफगान स्टूडेंट्स को ढूंढने में लग जाते हैं जिनके पेपर्स में तख्तकाले का एड्रेस दिया गया हो, लेकिन उनको ऐसा कोई नाम नहीं मिलता और इसके ऊपर RNDW एजेंट्स को कोई आश्चर्य भी नहीं होता। वो जानते थे कि IS ने अपने इस आतंकी छात्र के लिए एक नई कवर आइडेंटिटी बनाई होगी। उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम, उसका एड्रेस और पासपोर्ट कुछ भी असली नहीं होगा। कोई दूसरा रास्ता ना देख ऑफिसर कृष्णन ETS को बुखारी के फोन से मिले सभी नंबर्स को इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। ऑपरेशन विद्यार्थी शुरू हुए 6 महीने हो चले थे, लेकिन अभी तक भेड़ की खाल में छिपे उस भेड़िए का कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर ETS द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने वाले फोन नंबर्स भी संख्या में तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उदाहरण के तौर पर एक इंटरसेप्टेड नंबर के ऊपर जिन नंबर से कॉल आया जा रही थी, उन नंबर्स को भी ETS को अपनी सर्वेलेंस के दायरे में लेना पड़ रहा था। हर बीतते दिन के साथ कृष्णन के ऊपर दबाव और राजधानी में धमाके होने का खतरा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। 2017 में सितंबर का महीना खत्म होने को था। 25 तारीख की रात कृष्णन अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे कि उनका सेल फोन बजने लगता है। वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से बहुत ही हड़बड़ी में बोल रहे एजेंट प्रकाश उनसे कहते हैं, सर आप जल्दी हेडक्वार्टर्स आ जाइए, इट्स रियली अर्जेंट। हुआ कुछ यूं था कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान के कुछ नंबर्स को मॉनिटर कर रहे एक एनालिस्ट ने कॉल इंटरसेप्ट की थी और इस इंटरसेप्ट में एक आवाज IS के एक अत्यंत खूंखार फील्ड कमांडर मोहम्मद जहरान की थी। और वो नंबर जिससे जहरान को कॉल की गई थी वो इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में एक्टिव था। लगभग 2 मिनट चली इस कॉल को ETS के सिस्टम्स ने रिकॉर्ड कर लिया था और जैसे ही कृष्णन हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं वो एनालिस्ट एक बार फिर प्ले का बटन दबा देता है। सलाम अलैकुम जनाब, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मैं आज फिर कुछ जगह देख कर आया हूँ। वैसे फोटो शूट के लिए मैंने कुछ लोकेशंस फाइनल कर ली है। यहाँ फोटो खींचने का अलग ही मजा आएगा जनाब। अब बस मुझे लंदन वाले कैमरे का इंतजाम करना है। जैसे ही कैमरा मेरे पास आ जाएगा मैं इंशाल्लाह आपको फोटो शूट की तारीख और जगह दोनों बता दूंगा। इस कॉल को सुनते ही कृष्णन समझ जाते हैं कि हो ना हो ये वही आतंकी है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनकर पढ़ाई कर रहा है। वो इस कॉल में IS के अपने आका को अपने मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा था। यहाँ फोटोशूट का मतलब था धमाका और कैमरे का मतलब था विस्फोटक, लेकिन कैमरे के संबंध में वो लंदन का जिक्र क्यों कर रहा था ये कुछ साफ नहीं था। इस कॉल में लड़का कह रहा था कि अभी कैमरे का इंतजाम नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये था कि अभी तक उसे विस्फोटक नहीं मिल पाए थे। ये सुनकर कृष्णन को थोड़ी राहत मिलती है और वो अगले दिन की सुबह होते ही RNDW चीफ को सारी अपडेट्स दे देते हैं। ये नंबर जिससे अफगानिस्तान में जहरान को कॉल्स की गई थी नोएडा में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एड्रेस और ID कार्ड पर लिया गया था। ID कार्ड जिसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ था, उज़ैर अब्दुल गफ्फारी। ऑपरेशन विद्यार्थी शुरू होने के 24 हफ्ते बाद RNDW की इस टीम को वो नाम मिल ही गया था जिसे ढूंढने के लिए वो अपने घर परिवार से दूर बिना थके बिना रुके दिन रात काम कर रहे थे। अगले ही दिन RNDW के पास उज़ैर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आ जाती हैं जिसे नोएडा की एक ब्रांच में खोला गया था। SI राणा एक वारंट इशू करवा इस अकाउंट की आज तक की सारी स्टेटमेंट्स इस बैंक से निकलवा लेते हैं और इनके ऊपर एक नजर डालते ही साफ हो जाता है कि उज़ैर को दुबई के रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं। अब आगे का प्लान बनाने के लिए कृष्णन अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में लग जाते हैं
एजेंट प्रकाश का ये मानना था कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट को विश्वास में जरूर ले लेना चाहिए, लेकिन इसका कड़ा विरोध करते हुए एजेंट त्रिखा कहते हैं कि ऐसा करना पूरे ऑपरेशन को खटाई में डाल सकता है। उन्हें लग रहा था कि मैनेजमेंट से बात लीक हो सकती है और यदि ऐसा हुआ तो उज़ैर गायब हो जाएगा, और अगर इसके बाद पकड़ा भी गया तो बिना पुख्ता सबूत उसको ज्यादा दिन जेल में रखना बहुत मुश्किल होगा। वो जानते थे कि आईएसआई की फंडिंग से चल रहे कुछ भारतीय एनजीओ से बेल दिलाने का प्रयास अवश्य करेंगे, इसीलिए वो इतना मजबूत केस बनाना चाहते थे कि कोई कोर्ट चाहकर भी उसे बेल ना दे पाए। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद R&AW इस नतीजे पर पहुंचती है कि उज़ैर को ट्रैप करना होगा। R&AW के लगभग सभी युवा एजेंट्स की फाइल खंगालने के बाद भी टीम को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पाता जो एक बीटेक स्टूडेंट के रोल में फिट बैठ सके। इस मुद्दे पर एक और मीटिंग करने के बाद कृष्णन ये निर्णय लेते हैं कि इस मिशन के लिए उन्हें R&AW के अंदर नहीं बल्कि बाहर देखना होगा। स्टूडेंट हम करते हैं कि तुम बन जाओ स्पाई। कोई नया स्टूडेंट 28 सितंबर की सुबह उज़ैर के फोन को मॉनिटर करने के लिए एजेंट त्रिखा हेडक्वार्टर्स पर ही रुकते हैं, जबकि ऑफिसर कृष्णन, एजेंट प्रकाश और एसआई राणा बिहारीपुर स्थित डीपीटीसी के लिए निकल जाते हैं। एक हफ्ते तक रोजाना डीपीटीसी में कई ट्रेनीज का इंटरव्यू लेने के बाद R&AW एक लड़के को सेलेक्ट कर लेती है जिसकी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लगभग खत्म होने को थी। 22 वर्षीय इस लड़के का जन्म मेरठ के पास एक गाँव में हुआ था, लेकिन बहुत छोटी आयु में ही ये दिल्ली आ गया था और इसकी सारी पढ़ाई यहीं हुई थी। इस लड़के को फाइनल करने के बाद कृष्णन एसआई राणा से तुरंत मेरठ जा उसके और उसके परिवार के ऊपर हर संभव जानकारी लाने को कहते हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर राणा ये काम पूरा कर लेते हैं। सारी जानकारी से लैस कृष्णन एक बार फिर उस लड़के से मिलने एकेडमी जाते हैं और एक अकेले कमरे में हुई बातचीत के दौरान उससे कहते हैं, अच्छा यार एक बात बताओ, तुम एक पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? और भी तो बहुत काम है इस दुनिया में करने को मेरे भाई। इस समय तक इस लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि कृष्णन कौन है और आखिर क्यों बार बार उससे मिलने यहाँ आ धमकते हैं। सर जी, वो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन क्या है ना कि इतनी पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और एसआई की तैयारी करनी शुरू कर दी। अपनी मासूम सी आवाज में ट्रेनी एसआई ये कहता है तो कृष्णन उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो ये बात है, सिर्फ पिताजी के लिए पुलिस में आना है, तुम्हारा मन कहीं और है बेटा। कृष्णन से ये सुन ये लड़का बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी मन बहुत है, वो पिताजी का सपना जरूर है, लेकिन मेरे घबराओ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे बस मजाक कर रहा हूँ, ये लो तुम पानी पियो। ये कहते हुए कृष्णन मेज पर रखा पानी का ग्लास इस लड़के की तरफ खिसका देते हैं और जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो वो उसे इस मीटिंग का असली कारण बताना शुरू कर देते हैं। बेटा मैं जानता हूं कि सुन के तुम्हारा सर चकरा रहा होगा और तुम्हें थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन तुम डरो मत, यह मिशन नहीं बल्कि तुम्हारी सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। हम हर समय हर क्षण 24 घंटे तुम दोनों को देख रहे होंगे और अगर हमें जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम तुम्हें तुरंत वहां से निकाल लेंगे। कृष्णन की पूरी बात सुन काफी देर तक चुपचाप बैठने के बाद ये लड़का उनसे कहता है, सर वो एक बार फोन करके पापा से पूछो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता उसकी बात काटते हुए कृष्णन कहते हैं, तुम इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, माँ बाप भाई बहन यार दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी से भी नहीं। जो भी बात करनी है तुम मुझसे, मेरी टीम से या फिर मनी मन भगवान से करोगे। थोड़ी देर और सोचने के बाद ये लड़का खड़ा होता है, एक गिलास पानी पीता है, कमरे में इधर उधर घूमने लगता है, एक बार फिर गिलास भर के पानी पीता है, थोड़ी देर अपने आप से कुछ बड़बड़ाता है और फिर आखिरकार कृष्णन से कहता है, ठीक है सर जी मैं तैयार हूँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब बताओ कि मुझे करना क्या है। अगले दिन इस लड़के को एक होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां उसे पूरा मिशन डिटेल में समझाया जाता है और उसे उसकी नई आइडेंटिटी और एक नया नाम भी दिया जाता है जो था जावेद खान। इस मिशन के लिए एजेंट प्रकाश को जावेद के पिता दिलशाद खान का रोल दिया जाता है और अगले कुछ दिनों के दौरान एसआई राणा और एजेंट त्रिखा जावेद के लिए नए आधार कार्ड, मार्कशीट्स और हर वो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं जो कि भारत में एक 12वीं पास छात्र के पास होने चाहिए।
बाप बेटे की भूमिका निभा रहे जावेद और एजेंट प्रकाश अक्टूबर के पहले हफ्ते में उस कॉलेज एडमिशन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी कॉलेज वाले इस समय एक नया एडमिशन देने से साफ मना कर देते हैं। कोई और रास्ता न देख कृष्णा ने कैबिनेट मंत्री से इस कॉलेज के ट्रस्टी को फोन करवाते हैं और मंत्री जी की केवल एक ही कॉल में ये कॉलेज जावेद को एडमिशन तो दे ही देता है, बल्कि उसे उसकी मनचाही ब्रांच भी मिल जाती है। वही ब्रांच जिसमें उजैर नामक वो अंडर कवर आतंकी भी पढ़ रहा था। 2 दिन बाद जावेद नोएडा स्थित इस कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है, जहां उसका कमरा उजैर के कमरे से ज्यादा दूर नहीं था। पहले दिन क्लास में भी जावेद उजैर के पास ही जाकर बैठता है और वहां क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। अपनी असली जिंदगी में उसने बीएससी की पढ़ाई जो की हुई थी। पहले दिन से ही जावेद उजैर के साथ हल्की फुल्की बातें करना शुरू कर देता है। उजैर को भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे और अंदर घुस रहे हैं कहानी के, स्टोरी के, और इंटरेस्टिंग हो रही है। स्टोरी तो नहीं, एक्चुअली में तो रियलिटी में ये रियल में हुआ है, पर जब सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी अंदर घुसे हुए हैं। राइट, नहीं इन्होंने मतलब वो डेटा लेके बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी टाइप बनाई। बिल्कुल, बड़ा ही मजा आ रहा है उस पे एक्सपैंड करके कि ऐसे रियलिटी में हुआ होगा मोस्ट लाइकली। तो काफी अच्छा इससे नजर आ रहा है कि कितना खतरनाक कार्य है, सच्ची में डेंजरस। और हर बंदा जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी जान पे खेल रहा है देश के। मेजर कंट्रीब्यूशन है सबका, जो है कंट्रीब्यूशन मेजर है, क्योंकि एक एक बंदे की सक्सेस पे पूरा मिशन है। एक ने गड़बड़ कर दी, पूरा मिशन। और जान भी जा सकती है। ओ या, और किसी को पता नहीं चलेगा जान क्यों गई। उनके पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा। उनको लगेगा क्योंकि इवेंचुअली ऐसा दिखाने लगेगा कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो काफी खतरनाक देश के लिए हुआ किया था, क्योंकि सब सीक्रेटिव होना है, पेरेंट्स तक को नहीं पता होगा, किसी को नहीं बताना है। तो फिर उस पेरेंट्स को तो एंड तक नहीं पता चलेगा कि भैया हुआ क्या। वही होगा कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ और की वजह से, कोई रीजनिंग से वो बताएंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि देश के लिए हुआ है। पर दिस इज अमेजिंग। और इससे पता चल रहा है कि एक एजेंट होने के लिए मतलब खाली इंटेलिजेंस नहीं या ताकत नहीं या फाइटिंग स्किल्स नहीं, आपको एक्टर भी बड़ा अच्छा होना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बनाया, नाम दिया, मुस्लिम नाम देके उसको स्कूल में भेजा है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप हिंदू हो और आपको नाम दे दे मुस्लिम, और आपको उस बंदे के साथ दोस्ती करनी है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको अच्छी उर्दू या उस रिलीजन के बारे में तो नहीं, मगर आपको कल्चर पता होना चाहिए। हाँ, मतलब लगना तो चाहिए ना, फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, आप मस्जिद गए होंगे, मतलब आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए हो। जैसे कई होते हैं ना जिनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, सब पता होता है, तो वो उस तरह से एक्ट कर सकते हैं। कमाल का है यार, दे हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड। अमेजिंग है। तो जल्दी से वीडियो बंद करते हैं, आगे का पार्ट देखना है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।